जय हिंद। चलिए हम साइंस के जो भी बीपीएससी टीआरई के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे उसको आगे कंटिन्यू बढ़ाते हैं। हमारा फिजिक्स का मैकेनिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वाले चैप्टर चल रहे थे। इसका आज पार्ट 7 है, यांत्रिकी एवं पदार्थों गुण। बहुत लंबा चैप्टर था, फाइनली आज ये लास्ट पार्ट है। अगर आपने इसके पहले के सारे पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नॉर्मली सी बात है कि फिजिक्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। थोड़ा सा आपको टफ लगेगा बट आप इसको सॉल्व करिएगा। तो चलिए हम आज का क्वेश्चन हमारा स्टार्ट करते हैं। किसी कमानी का कमानी स्थिरांक किस पर निर्भर करता है? केवल उसकी लंबाई पर, केवल उसके पदार्थ पर, उसकी लंबाई और उसके व्यास पर, उसकी मोटाई, उसके व्यास और उसके पदार्थ पर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? परमाणु ऊर्जा, परिणामी ऊर्जा, परिणामी शक्ति, परिणामी बल, परिणामी आवेग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा परिणामी बल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। न्यूटन के गति के नियम उन वस्तुओं के लिए सत्य नहीं है जो विश्राम में हो, मंद गति कर रही हो, उच्च वेग से गति कर रही हो, प्रकाश के वेग के तुल्य वेग से गति कर रही हो। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है कि प्रकाश के वेग के तुल्य वेग से गति कर रही हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते। एक व्यक्ति एक पिंड को किसी क्षैतिज घर्षण रहित समतल पृष्ठ पर फेंकता है। यह देखा गया है कि इस पिंड पर दो बल कार्य करते हैं। पहला गुरुत्वाकर्षण और दूसरा पृष्ठ की अभिलंब प्रतिक्रिया। गति के तीसरे नियम के अनुसार नेट परिणामी बल 0 है। निम्नलिखित में से कौन सा पिंड की गति के लिए कहा जा सकता है? पिंड त्वरण के साथ चलेगा, पिंड मंदन के साथ चलेगा, पिंड स्थिर चाल से चलेगा किंतु दिशा बदलते हुए, पिंड स्थिर वेग से चलेगा। बहुत आराम से केयरफुली इसको पढ़िएगा, उसके बाद आंसर दीजिएगा। तो हम इसका आंसर बताते हैं कि पिंड जो होगा वो स्थिर वेग से चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक व्यक्ति किसी घर्षण रहित क्षैतिज धरातल पर खड़ा है। इस धरातल पर एक निश्चित दूरी तक वह कैसे आगे बढ़ सकता है? छींक कर, कूद कर, दौड़ कर, लुढ़क कर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति किसी घर्षण रहित क्षैतिज धरातल पर खड़ा है तो इस धरातल पर एक निश्चित दूरी तक वह कैसे बढ़ेगा? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। एक व्यक्ति, पहले ध्यान से सुन लीजिए इसको आंसर देने से पहले, कि एक व्यक्ति किसी घर्षण रहित क्षैतिज धरातल पर खड़ा है। इस धरातल पर एक निश्चित दूरी तक आगे बढ़ने के लिए उसे प्रारंभिक बल की आवश्यकता होगी जिसे वह छींक कर उत्पन्न करके आगे बढ़ेगा। सबसे पहले अपने अंदर क्या करेगा? छींकेगा तो उसको प्रारंभिक बल मिलेगा जिससे वो क्या करेगा? आगे बढ़ जाएगा। तो ये ऑप्शन तो आप सबसे पहले काटने वाले थे, आपको लग रहा था कि एक ऐसा ऑप्शन है छींक कर कैसे आगे बढ़ेगा, लेकिन यही आंसर हमारा सही हो गया। तो इसीलिए बोला जाता है कि आप पीवाईक्यूज लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा। इसके बाद बता देते हैं आपको कि घर्षण रहित फ्रिक्शनलेस सतह एक आदर्श कल्पना मात्र है। व्यवहार में ऐसे जो सतह होती है वो कर पाना संभव नहीं है, ऐसा करना संभव नहीं है, सिर्फ एक कल्पना मात्र है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यदि कोई पिंड विरामावस्था में है तो समय x अक्ष के प्रति दूरी y अक्ष का ग्राफ कैसा होगा? ऊर्ध्वाधर होता है, क्षैतिज होता है, 45 डिग्री धनात्मक प्रवणता वाला होता है या फिर 45 डिग्री ऋणात्मक प्रवणता वाला होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा क्षैतिज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। कोई कार एक समान वर्तुल गति में गुजरती है। कार का त्वरण है 0, एक शून्येतर स्थिरांक, एक शून्येतर किंतु एक स्थिरांक नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा एक शून्येतर स्थिरांक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आगे बढ़ते हैं। एक कार, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक कार बंगलुरु से चलना आरंभ करती है, ठीक है, और दक्षिण की ओर सीधी रेखा में 50 किलोमीटर चलती है और तुरंत मुड़कर वापस बेंगलुरु आ जाती है। इस पूरे चक्कर में 2 घंटे का समय लगता है। इस पूरे चक्कर के लिए कार के औसत वेग का परिमाण है।
इसका औसत वेग का परिमाण जो होगा वो कितना होगा बताइए। 0 होगा, 50 किलोमीटर पर घंटा होगा, 25 किलोमीटर पर घंटा होगा। त्वरण को जाने बिना इसकी गणना नहीं की जा सकती। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप ध्यान से सुनिए। जो घर से बंगलुरु की दूरी कितनी है, 50 किलोमीटर है, ठीक है। तो कार के लौटने में कुल समय लगेगा कितना, 2 घंटा उसको जाने में लग रहा है और 2 घंटा जाने में लग रहा है। इसका मतलब कितना समय लग रहा है, 120 मिनट लग रहा है, क्योंकि हम जो समय लिखते हैं वो मिनट में लिखते हैं, आपको पता होगा। तो 120 मिनट लग रहा है। अब उसके बाद पूरे चक्कर के लिए विस्थापन पूरा चक्कर कितना है, 50 किलोमीटर जा रहा है, तो 50 किलोमीटर तो वापस भी तो आ जा रहा है। तो क्या हो जा रहा है, विस्थापन हमारा 0 हो जा रहा है। विस्थापन क्या हो जा रहा है, 0। तो क्या हो जाएगा, जो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है, उसके लिए वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, और चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। इसमें कभी कंफ्यूज मत होइएगा। जो वेग होता है उसका होता है विस्थापन बटे समय, और जो चाल होता है उसका होता है दूरी बटे समय। तो विस्थापन बटे समय, जब विस्थापन 0 है तो ऑब्वियस सी बात है, समय कितना भी लगे ये क्या आएगा, आपका आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। आगे बहुत इजी क्वेश्चन था, चलिए, बट ट्रिकी था। यदि एक वस्तु एक शून्येतर नियत त्वरण से किसी निश्चित समय अंतराल के लिए गति करती है, तो उसके द्वारा इस समय में तय की गई दूरी, बताइए क्या होगा, उसके आरंभिक वेग पर निर्भर करता है, उसके आरंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है, समय के साथ रैखिक रूप से बढ़ता है, उसके आरंभिक विस्थापन पर निर्भर करती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा उसके आरंभिक वेग पर निर्भर करता है। नेक्स्ट देखते हैं, एक ठोस डिस्क और एक ठोस गोला दोनों समान द्रव्यमान और समान त्रिज्या के हैं। इनमें से किस एक का जड़त्व आघूर्ण द्रव्यमान केंद्र के परितः अधिक है, डिस्क का, गोला का, इन दोनों के जड़त्व आघूर्ण समान है। दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डिस्क का, किसका, डिस्क का। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, देखिए हमारा क्वेश्चन है, दिए गए वेग भी, समय t दिया हुआ है, v दिया हुआ है, समय t दिया हुआ है। ग्राफ में त्वरित गति तथा मंदित अत्वरित गति क्रमशः किन रेखाखंडों द्वारा दर्शाई गई हैं। आप इसको ध्यान से देखिए और फिर उसके बाद बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका ऑप्शन देख लीजिए क्या है, सी डी और बी सी द्वारा, ए सी डी और बी सी द्वारा, बी सी और ए बी द्वारा, सी डी और ए बी द्वारा, ए बी और सी डी द्वारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए सी डी द्वारा। ये क्या क्या पूछा है, गति क्रमशः किन गति, तो ये देखिए समय तो रुका हुआ है, लेकिन ये वेग बढ़ रहा है ना, वेग बढ़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, सॉरी शायद मैंने बोल दिया, समय रुका हुआ नहीं है। देखिए आप यहाँ से आएंगे, फिर ए यहाँ पर है, ए देखिए ए यहाँ पे, समय रुका हुआ नहीं, समय कभी रुकेगा ही नहीं। पहली बात, समय कभी भी नहीं रुकता, ये सीधी रेखा है ही नहीं, अगर सीधी रेखा रहता तब कर। सी डी इसमें क्या कर रहा है, गति कर रहा है, समय बढ़ रहा है, उसके साथ साथ वेग भी बढ़ रहा है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ पर वेग रुका हुआ है। ये चीज जो बी सी है इसमें वेग रुका हुआ है, हमें रेस्ट कर दे रहा है। फिर से ध्यान से समझिएगा इसको, देखिए इसमें देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन है, देख लीजिए। इसमें क्या है, वेग है, तो वेग एक वेग से रुका हुआ है। पूछ रहा है गति क्रमशः किन मंदित त्वरण गति क्रमशः किन रेखाखंडों से, तो ये तो इसमें गति तो हो ही नहीं रही है ना, तो किस में हो रही है, सी और डी में, यहाँ से यहाँ इसमें हो रही है, और उसके बाद ए बी इसमें हो रही है, ठीक है। तो ये किस ऑप्शन में है, तो हमारा सी डी और ए बी इसमें है, किसमें, सी वाले ऑप्शन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान से इसको समझिएगा, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपर दिए गए चित्र में 3 वस्तुओं ए बी और सी के लिए उनके समय t अवस्थिति x ग्राफ दर्शाए गए हैं। किसी क्षण t इज ग्रेटर देन 0 पर वस्तु ए बी तथा सी की चालों क्रमशः भी बी सभी सी के मध्य सही संबंध निम्नलिखित में से कौन सा है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर एकदम ध्यान से देखिए और उसके बाद बताइए इसका आंसर होगा, चलिए हम बता देते हैं कि जो भी ए है, ये क्या है, जो भी ए है ए ग्रेटर है, फिर उसके बाद ए क्या है, ग्रेटर है, फिर उसके बाद क्या है भी बी, एंड नेक्स्ट क्या है भी सी। तो इस भी ए भी बी भी सी किस में दिया हुआ है, ए हमारे बी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन आप वीडियो पॉज करके इसको देख सकते हैं। मुझे कमेंट में बता दीजिएगा अगर आपको इस तरीके के एक्सप्लेनेशन भी चाहिए होते हैं, तो मैं नॉर्मली लेकर आ जाया करूँ।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसा होगा आप बताएंगे वैसे ही करेंगे। निम्नलिखित में से, या फिर अगर आपको शॉर्ट टाइम में ज्यादा क्वेश्चन चाहिए तो ये बहुत अच्छा है, ऐसा चल रहा है वैसे चलने देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बल अकेंद्रीय तथा असंरक्षी है? घर्षण बल, वैद्युत बल, गुरुत्वीय बल या फिर यांत्रिक बल? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा घर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक का जड़त्व अधिकतम है? एक परमाणु का, एक अणु का, एक रुपए के सिक्के का, क्रिकेट की एक गेंद का? इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या पूछा है कि जड़त्व अधिक है। जड़त्व किसका अधिक है? जड़त्व किसका अधिक है? जड़त्व ये अधिक है क्रिकेट की गेंद का। किसका? क्रिकेट की एक गेंद का जो जड़त्व है वो क्या है? अधिक है। द्रव्यमान जितना अधिक, मतलब जड़त्व मीन्स क्या होता है? जड़त्व मतलब समझते हैं आप कि अगर वस्तु रुका हुआ है तो रुका ही रहे, तो ये जितना अधिक द्रव्यमान होगा उतना अधिक उसका जड़त्व होगा। तो क्रिकेट की गेंद का द्रव्यमान ज्यादा ही होगा इन सबसे, तो ये क्या हो जाएगा? ज्यादा समय तक हो जाएगा, इसलिए उसका जड़त्व क्या होगा? अधिकतम होगा। यदि एक पिंड एक समान वेग से गतिमान है तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ध्यान दीजिए, सही नहीं है। उसकी गति एक सरल रेखा पर है, उसकी चाल समय के साथ बदलती है, उसका त्वरण शून्य है, उसका विस्थापन समय के साथ रैखिकतः बढ़ता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा उसकी चाल समय के साथ बदलती है। क्या होगा? उसकी चाल समय के साथ बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक भारहीन रबर के गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा जाता है तथा जल में इसका भार होगा। पूछ रहा है कि भारहीन रबर का जो गुब्बारा है उसमें 200 ग्राम जल क्या कर दिया गया? तो भर दिया गया है। तो पूछ रहा है कि जल में इसका भार क्या हो जाएगा? तो जल में इसका भार जो हो जाएगा वो शून्य हो जाएगा। ठीक है। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं, उसके बाद ये देख लेंगे तो शून्य हो जाएगा, पूरा हटा देगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। चांदी का विशिष्ट गुरुत्व 11 है और लोहे का विशिष्ट गुरुत्व 8 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोहे के सापेक्ष चांदी का सन्निकट आपेक्षिक घनत्व है? 1.4, 0.7, 3.0 या फिर 2.8? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1.4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा आयतन, भार, द्रव्यमान या फिर घनत्व? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 2 kg द्रव्यमान और विमाओं 30 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर वाले एक लकड़ी के डिब्बे को एक मेज पर रखा जाता है, जिसके मेज पृष्ठ टेबल टॉप को स्पर्श करते हुए फल के साइड 30 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। मेज पर पड़ने वाला कार्यशील लगभग दाब निम्नलिखित में से क्या होगा? ये क्वेश्चन है, आप इसको वीडियो को पॉज करके फिर इसको सॉल्व करिए। ठीक है। तो हम आपको फॉर्मूला बता देते हैं, आप उसी हिसाब से करिए। देखिए एफ जो मेज पर लगने वाला दाब होगा एफ बाई ए इक्वल टू एम जी बाई ए, उससे लगाइए एफ बाई ए। एफ मतलब आपको पता ही होगा फोर्स, एफ बाई ए इक्वल टू एम जी बाई ए। फिर उसके बाद आप रख देंगे एफ का मान 2 गुणे 10 गुणे 100 गुणे 100 बटे 30 गुणे 10 रख देंगे। उसके बाद उसको सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन? 2000 बटे 3 आ जाएगा, और उसके बाद इसका आंसर आ जाएगा, उसको भाग देंगे तो 666.6। ये फिजिक्स के क्वेश्चन है, अगर आपको नहीं आते हैं तो आप इसको क्या करिए, स्क्रीनशॉट लेकर आप अपना गूगल पे सर्च करके अच्छे से इसको देख सकते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्योंकि हमको कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कराने हैं। बालू पर किसी मानव शरीर द्वारा लगने वाले दाब का क्या प्रभाव होता है? बताइए। लेटे होने की तुलना में खड़े होने की स्थिति में अधिक, लेटे होने की तुलना में खड़ी होने की स्थिति में कम, खड़े होने या लेटे होने की स्थिति में एक समान, दिन के समय खड़े होने की स्थिति में अधिक और रात के समय लेटे होने की स्थिति में कम? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो लेटे होने की तुलना में खड़े होने की स्थिति में अधिक होगा, क्योंकि क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वह क्षेत्रफल कम हो जाएगा तो दाब क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। और उसके बाद लेटे होने की तुलना में खड़े होने की स्थिति में अधिक, और जब लेटेगा तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जब क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो उसका दाब क्या लगेगा? वो कम लगेगा। P इक्वल टू एफ बाई ए पता होना चाहिए। 7.20, क्योंकि आप टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ पर आप पढ़ाई नहीं, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिस कर रहे हैं। 7.20 आपेक्षिक घनत्व वाले ढलवे लोहे का घनत्व क्या है? 7.20 kg पर मीटर क्यूब, 720 kg पर मीटर क्यूब, 72 kg पर मीटर क्यूब, 7200 kg पर मीटर क्यूब। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 7200 kg पर मीटर क्यूब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
यदि एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो स्थिर रहेगा, ऊपर उठेगा, अपरिवर्तित रहेगा, नीचे डूब जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऊपर उठेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। कागज का एक टुकड़ा और एक सिक्का दोनों समान द्रव्यमान में एक इमारत की 10वीं मंजिल से गिराए जाते हैं। धरातल तक पहुंचने के लिए कागज का एक टुकड़ा अधिक समय लेगा, क्योंकि सिक्के की अपेक्षा कागज पर गुरुत्वाकर्षण कम होता है। सिक्के की अपेक्षा कागज के टुकड़े पर उत्प्लावन बल अधिक होता है। सिक्के पर उत्प्लावन बल अधिक होता है और वह अधोमुखी दिशा में क्रियान्वित होता है। भूमि पृष्ठ तक पहुंचने के लिए कागज का टुकड़ा अपेक्षाकृत लंबा पथ तय करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सिक्के की अपेक्षा कागज के टुकड़े पर उत्प्लावन बल अधिक लगता है। क्या लगता है? उत्प्लावन बल अधिक लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप समझ रहे हैं ना उत्प्लावन बल कैसे लगेगा? जरूरी नहीं कि सिर्फ जल में ही, ये जो वायु है ना उसको हटाने में भी उसको समय लगेगा, इसलिए उत्प्लावन बल उसका क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। ये मत सोचिए कि उत्प्लावन बल दिया हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ उसी से रिलेटेड रहेगा, जल से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस से भरा कोई गुब्बारा वायु में ऊपर की ओर तभी जाएगा जबकि इसमें भरी होगी वायु की तुलना में कम घनत्व वाली कोई गैस, वायु की तुलना में अधिक घनत्व वाली कोई गैस, शीत वायु, जल वाष्प। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वायु की तुलना में कम घनत्व वाली कोई गैस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति किसी सतह पर अपने दोनों पैरों पर खड़ा होता है और पी दाब का अनुभव करता है। अब वह व्यक्ति केवल एक पैर पर खड़ा होता है, वह कितने परिमाण का दाब अनुभव करेगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4p, p, हाफ p, 2p। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2p। क्या हो जाएगा? 2p। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। किसी पात्र को पहले जल में भरा जाता है और तब सारे जल को पारे मर्क्यूरी से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। पारे का घनत्व 13.6 गुणे 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब होता है। यदि x जल का भार तथा y पारे का घनत्व भार हो तो तब क्या होगा? x इक्वल टू वाई, x इक्वल टू 13.6y, y इक्वल टू 13.6x। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा y इक्वल टू 13.6x। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक ऊर्ध्वदंड पर संतुलित एक गेंद किसका उदाहरण है? स्थायी साम्य का, अस्थायी साम्य का, उदासीन साम्य का, पूर्ण साम्य का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अस्थायी साम्य का। क्या हो जाएगा? अस्थायी साम्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका सहती केंद्र वस्तु के बाहर होता है? फाउंटेन पेन का, क्रिकेट की गेंद का, रिंग या वलय का, या फिर पुस्तक का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा रिंग या वलय का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भोथरे चाकू से चीजों को काटना मुश्किल होता है क्योंकि किसी दिए गए बल के लिए चाकू द्वारा लगाया गया दाब उसके भोथरेपन में वृद्धि के साथ साथ बढ़ता है। किसी दिए गए बल के लिए चाकू द्वारा लगाए गए दाब को चाकू की तेज धार कम कर देती है। किसी दिए गए बल के लिए दाब को भोथरा चाकू कम कर देता है। भोथरा चाकू प्रतिच्छेद क्षेत्र को कम कर देता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आप आराम से सोच के दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन लॉन्ग है तो वीडियो को पॉज करिए और इसको थिंकिंग करिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हम बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी। किसी दिए गए बल के लिए दाब को भोथरा चाकू कम कर देता है। आप देख सकते हैं कि आपका जो बीपीएससी टीआरई का है नोटिफिकेशन आ गया है, तो एग्जाम को क्या करेगा? जल्दी करा देगा। आपके पास समय कम है, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करिए। द्रव चलित ब्रेक और द्रव चलित लिफ्ट युक्तियां हैं जिनमें तरल का प्रयोग किसका संचरण करने के लिए होता है? बल का, संवेग का, त्वरण का, या फिर शक्ति का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बल का। क्या हो जाएगा? बल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मनुष्य द्वारा भूमि पर लगाया गया दबाव सबसे अधिक कब होता है? जब वह नीचे भूमि पर लेट जाता है, जब वह एक पैर की पादांगुली पर खड़ा होता है, जब वह दोनों पादों को भूमि पर सपाट रखकर खड़ा होता है। उपयुक्त सभी समान दबाव उत्पन्न करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आराम से पढ़िए और सोचिए। मैंने इसको क्या किया था? एक्सप्लेन किया था पीछे ने कि क्षेत्रफल जितना ज्यादा कम रहेगा दाब क्या होगा? उतना ज्यादा बढ़ेगा। तो क्षेत्रफल इसमें सबसे ज्यादा कम कब है? यही जब वो पैर पे खड़ा है। और जब क्षेत्रफल सबसे ज्यादा कम है तो उस समय क्या हो जाएगा? उसका एरिया कम है तो उसका क्या हो जाएगा? प्रेशर बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक कमानीदार तूला का उपयोग करते हुए एक इस्पात के गोलक को विभिन्न द्रवों में डुबोकर उसका आभासी भार मापा गया है। किस द्रव के लिए पठन सबसे अधिक प्राप्त होगा? सबसे कम घनत्व वाला, सबसे अधिक घनत्व वाला, जिसमें गोलक को सबसे गहरा डुबोया गया था, सबसे अधिक आयतन वाला। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सबसे कम घनत्व वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है 0.1 बार के, 1.0 बार के, 10.0 बार के या फिर 100.0 बार के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1.0 बार के। क्या हो जाएगा? 1.0 बार के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते, मतलब 1 बार के वही बराबर है 0 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 0 डिग्री सेल्सियस पर पारद मतलब मर्क्यूरी के 760 कॉलम द्वारा लगने वाला दाब क्या कहलाता है? 1 पास्कल, 1 एटमॉस्फेयर, 1 बार या फिर 1 पॉइज। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पर मर्क्यूरी के 760 कॉलम द्वारा लगने वाला जो दाब होता है वो 1 एटमॉस्फेयर कहलाता है। चलिए नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। हुक का नियम निम्नलिखित में से किसके लिए मान्य है? हुक का नियम बताइए। प्रतिबल विकृति वक्र का केवल समानुपातिक क्षेत्र, संपूर्ण प्रतिबल विकृति वक्र, प्रतिबल विकृति वक्र का संपूर्ण प्रत्यास्थ क्षेत्र, प्रतिबल विकृति वक्र के प्रत्यास्थ क्षेत्र के साथ साथ उसका सुघट्य प्लास्टिक क्षेत्र। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रतिबल विकृति वक्र का केवल समानुपातिक क्षेत्र। क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर मैंने लिख दिया हुआ है, आप एक बार देख लीजिए। हुक के नियमानुसार प्रत्यास्थ सीमा इलास्टिक की लिमिट में किसी वस्तु पर बल लगाए जाए तो उस वस्तु में उत्पन्न प्रतिबल स्ट्रेस उस वस्तु में उत्पन्न विकृति स्ट्रेन के समानुपाती होता है। धातव्य है कि हुक का नियम वक्र में केवल रेखीय भाग प्रतिबल विकृति वक्र का केवल समानुपातिक क्षेत्र है तक ही वैध है। हुक के नियम के अनुसार प्रतिबल जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विकृति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको ध्यान से कीजिएगा। एक कटोरे में जल पेय के ऊपर लोहे की एक पतली पिन को तराया जा सकता है। यह परिघटना किस कारण से होती है? जल के पृष्ठ तनाव के कारण, जल के श्यान स्वभाव के कारण, जल के अणुओं में आयनी आबंधों की उपस्थिति के कारण, जल के अणुओं में सहसंयोजी आबंधों की उपस्थिति के कारण। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बस कुछ ही क्वेश्चंस और हमारे बचे हुए, फाइनली ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल के पृष्ठ तनाव के कारण। क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पृष्ठ तनाव का परिणाम नहीं है? वर्षा की लगभग गोलाकार बूंद, केश की उन्नयन, साबुन या डिटर्जेंट द्वारा मैल का दूर होना, किसी द्रव का प्रवाह। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, किसी द्रव का प्रवाह। क्या हो जाएगा? किसी द्रव का प्रवाह। क्वेश्चन देखते हैं। साबुन द्वारा निर्मलन का सिद्धांत है पृष्ठ तनाव, प्लवन, श्यानता या फिर प्रत्यास्था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। क्या हो जाएगा? पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जब तेल पानी पर तैरता है तो पानी का पृष्ठ तनाव तुरंत शून्य हो जाता है, काफी कम हो जाता है, काफी बढ़ जाता है, अप्रभावित रहता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा काफी कम हो जाता है। क्या हो जाता है? काफी कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन हमारे हैं। तेल और जल मिश्रित नहीं होते हैं, ऐसा किस गुणधर्म के कारण होता है? आयतन प्रत्यास्थ, वल्क मॉड्यूल्स, अपरूपण विकृति शियर स्ट्रेन, आयतन प्रभाव वॉल्यूम इफेक्ट या फिर पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन। किसके थ्रू होता है बताइए? इसमें क्या पूछ रहा है? तेल और जल मिश्रित नहीं होते, किसके कारण नहीं होते? ते होता है पृष्ठ तनाव। किसके कारण? पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो विद्युत स्थितिकी एवं विद्युत चुंबकत्व, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के क्या है क्वेश्चन है, तो हम उसको सॉल्व किया जाएगा। अब मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों को कुछ केमिस्ट्री के क्वेश्चंस करा दूं और उसके बाद फिर मैं फिजिक्स के चैप्टर क्या करूंगी, कंटिन्यू रखूंगी। ये हमारे प्रीवियस क्लास के क्वेश्चंस थे। अगर आप जो इसका होमवर्क हो कमेंट बॉक्स में नहीं देते तो बैड मैनर आपको देना चाहिए था। इसका आंसर हम आपको बता देते हैं कि गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? तो इसका आंसर था गैलीलियो। इतना मेहनत से क्वेश्चन बनाते हैं, उसको लाते हैं, उसको एडिट करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो आपको जो होमवर्क दिया जाता है उसका आंसर कमेंट में दिया करिए और ये वीडियो थोड़ा लोगों को शेयर कर दीजिए
साथ में हमारा हेल्प भी करिए। यदि एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या हो जाएगा, ये आपका क्वेश्चन है, मैंने बताया था। बहुत ध्यान से अगर आपने देखा होगा तो बहुत इजी होगा इसका आंसर। आप मुझे कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। तो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।